हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत कुमार और मैं आपको इस बार यूपी पीसीएस मेंस जो 2025 जून 29 को होने वाला है उसको हम लोग डिकोड करना चाहेंगे कि 29 जून। तो अभी से आप समझ लीजिए कि आपके पास 108 डेज़ है आज से, जब मैं प्रेजेंटली वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब आप इस हाल में क्या करें कि सबसे अच्छा नंबर लाया जाए। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, वो कला है जो आदमी को टॉपर बनाती है। आप जैसे यूपीएससी का उदाहरण ले सकते हैं अनुदीप दुरा रेड्डी सर का, कि उन्होंने 500 समथिंग मतलब अप्रॉक्स 550 मार्क्स से 1050 मार्क्स के प्लस लाने का सफ़र कैसे तय किया। ये अपने आप में एक क्लासिक जर्नी है जो आदमी को समझा सकता है कि आंसर राइटिंग एक की एस्पेक्ट है। और उन्हीं से इंस्पायर होकर के फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया और फिर जाना कि एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाए। 2018 में जब फर्स्ट टाइम यूपीएससी पैटर्न पे यूपी पीसीएस का मेंस लिया जाने लगा, जिसमें जीएस 1 2 3 4 इंक्लूड किए गए, साथ में ऐसे इंक्लूड किया गया जैसे जिसमें 3 ऐसे होते हैं। यूपीएससी में ऐसे 2 ऐसे होते हैं और यहाँ 3 ऐसे थे, और उसके साथ एक ऑप्शनल पेपर, तो वो इंक्लूडेड था। उस समय मेरा ये सौभाग्य है कि हमने 8-9 लड़कों ने एग्ज़ाम साथ में दिया था, इंक्लूडिंग गर्ल्स ऑल्सो, सो वी मस्ट बैलेंस जेंडर ऑल्सो। सो उसमें जो ऑल इंडिया रैंक 1 यूपी पीसीएस में थी अनुज नेहरा, वो हमारे टीम मेट ही थी एक तरह से। उसके बाद उसमें से 3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें अनुज नेहरा तो ऑल इंडिया रैंक 1 हुई। और उसके बाद जो सिलेक्शंस हुए 2 और के हुए, जो एक अभी डीएसपी की कार्यरत हैं भाई साहब, और एक भाई साहब अभी जीएसटी ऑफिसर है आपके लखनऊ में। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। मैं उसमें नहीं हो पाया, उस साल मैंने भी मेंस लिखा था। और उसके बाद काफ़ी मेंस लिखे मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा है, फॉरेस्ट सर्विसेज का भी लिखा है, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज का टिल रिसेंट इस साल तक के। और भी वेरियस स्टेट्स के मैंने मेंस लिखे हैं, जैसे बिहार का मेंस लिखा है, झारखंड का मेंस लिखा है, और कई बार इंटरव्यूज़ भी फेस किए मैंने। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द मिस्टेक्स इन दिस, कि मैं चाहूँ कि आप लोग ये ऐसे मिस्टेक्स ना करें जो हमने पहले पास्ट में की हैं। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम लाया है जो आपको इन 108 दिनों में आपको उस लेवल तक पुश अप करेगा कि आप एक परफेक्ट आंसर राइटिंग करके और अपनी सारी गलतियों को एलिमिनेट करके किसी भी तरह से कोई भी कमी ना छोड़े अपने आंसर राइटिंग में, क्योंकि आंसर ही कॉपी एवेल्युएट होते हैं और वो एवेल्यूएशन के दम पर ही आपके नंबर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला तो आपने लिखा कैसे, हाउ हैव यू रिटन, कि आपने लिखा क्या। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रेजेंटेशन क्या है, कि प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। और तीसरा है कि कॉपी एवेल्यूएटर आप में क्या देखता है, कि इवेल्यूएटर का भी एक रोल रहता है। कभी कभी कोई एवेल्यूएटर कभी दानी मिल गया तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, और कभी कोई स्ट्रिक्ट एवेल्यूएटर मिल गया तो आपको कम नंबर मिल सकते हैं। बट द थर्ड एस्पेक्ट इज़ नॉट इन आवर हैंड। तो हम लोग तो पहले वाले पे ही मेहनत करेंगे, पहले 2 पे, कि हम कंटेंट कैसे बिल्डअप करते हैं अपने आंसर का और उसको फिर प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आंसर में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो आज से हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। सो बिना टाइम गवाए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आप जान लीजिए कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर इन मेंस। हमारा सवाल बस इतना ही है। तो हम आप समझेंगे इस तरह कि कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये मैंने यहाँ ब्रॉडली इंक आउट कर दिया है कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भी, अब उसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में यूजुअली जो है 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में होता है जो 8 to 10 मार्क्स का होता है। यूजुअली उसको आपको वहाँ 120 वर्ड्स लिखा रहता है कि 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, बट आप 150 वर्ड्स तक उसको लीवे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, टिल 150 वर्ड्स तक। सेकंड जो आता है वो 12 मार्क्स का पूछते हैं, लेकिन आप उसको ऐसा समझेंगे कि आपको उसको 250 वर्ड्स तक कवर अप कर लेना है
220 से 250, ठीक है, इतने में आपको कवर अप कर लेना है। ये यूपीएससी पैटर्न के एकदम एग्जैक्टली आसपास रहता है। आप समझ लीजिए कि यूपीएससी अगर 20 है तो यूपीपीसीएस का पैटर्न 19 या 18, इससे कम नहीं होता। और वो आपसे आंसर उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जो स्पेस दिए रहते हैं पेपर में वो इतना रहता है जो यूपीएससी के बराबर रहता है। मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं मेंस के, इसलिए मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ, ठीक है, कि ये है। आप इसे चाहें तो किसी सीनियर से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि रीअफर्म होना काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी चीज़ को आप किसी का ब्लाइंड फेथ पर ना जाएं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे पर भी आप ब्लाइंड फेथ ना करें, आप चीज़ों को परखें, जानें, समझें और अप्लाई करें और फिर जानें कि क्या चीज़ है, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता रहा हूँ और इतने सारे मेंस लिखने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टू फर्दर। तो एक आंसर में क्या क्या होना चाहिए? तो एक आंसर में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो है इंट्रो, सॉरी मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। इंट्रो, तो एक इंट्रो होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपका मेन बॉडी। तीसरा, ये कुछ लोग एलिमिनेट कर देते हैं बट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वे फॉरवर्ड। एंड फाइनली वी मस्ट कंक्लूड इट, ठीक है, कंक्लूडेड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। यही 4 पार्ट होते हैं, एक्चुअली 3 ही होते हैं, इसमें एक वे फॉरवर्ड हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं एक पॉजिटिव एंगल के रूप में। सो लेट्स बिगिन कि किस पार्ट में क्या कितना होना चाहिए। तो पहला पार्ट जो हम देखते हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन क्या होना, कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये जो है एकदम मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है, एक 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। अगर मान लीजिए 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप 2 से 3 लाइन को एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। आप एकदम 3 लाइनों में उसको ख़त्म करेंगे, 1, 2 और 3। अगर मान लीजिए 15 नंबर तक पूछ दिया गया है क्वेश्चन, तो आप उसको 4 से 5 लाइन तक से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन, कुछ लोग लिख देते हैं, जैसे हम लोग जब फॉर्मेट में लिखते हैं तो ऐसे, इसको नहीं लिखना है, डोंट राइट इंट्रो। आपके लिखने के लहजे से पता चल जाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन लिखा गया है, ठीक है। और मैं आपको इसके बाद कई सारे टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा, कॉन्सिक्यूटिव टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा और उसे एवेलेट करेंगे हम लोग अपने दम पे कि क्या बेटर है, क्या हमने कहा है वो सही है, नहीं है, गलत है या अच्छा है, ये हम जज करेंगे। उससे क्या किया जा सकता है इसके जस्ट बाद ही हैं, तो आप बने रहिए अच्छे से, ठीक है। और आपको जो है दूसरा चीज़ जो है कि कैसे स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन को, तो जो सबसे अच्छा टॉपिक तरीका है वो है डिफाइनिंग अ टॉपिक। अगर कोई भी चीज़ पूछा है तो आप उसको डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इमरजेंसी पे है, देन यू मस्ट राइट दैट इमरजेंसी which is an important aspect of our Indian constitution has been derived from Weimar Constitution of Germany, and it is contained in part 18 of the constitution, and it deals with article 352 to 360। इतने में आप डन करेंगे, ठीक है। उससे पता चल जाएगा बंदे को कि इसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस मामले में आपने उस शॉर्ट क्रक्स में उसका बुल साई हिट कर दिया, जिसको बोलते हैं ना अंतरात्मा को छूना, जैसे इसलिए मैंने वर्ड मेंशन किया है बुल साई, सटीक जो बोलते हैं ना, सटीक आपने एकदम उसकी मर्म को आपने छू लिया है, छू के आप निकल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है कि हमें कुछ दूसरे तरीके भी हैं लिखने के। आप कभी कभी कॉपस की कॉपी में देखिएगा कि कुछ लोग कोट्स और फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, और कभी कभी बहुत ही लुभावन लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमें खुद पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, ठीक है।
कभी कभी वो आपको बैकफायर भी कर सकता है, ठीक है। तो वो आप अवॉइड करेंगे। अगर आप उसमें पारंगत हैं, जिसे आप मास्टर कर सकते हैं, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डेफिनेशन की इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसा मैंने आपको इमरजेंसी वाले क्वेश्चन का एक उदाहरण देके बताया। और भी उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन एक उदाहरण काफ़ी है यहाँ पे। फिर और क्या नहीं करना होता है, तो कुछ लोग जो है दिस दैट से स्टार्ट कर देते हैं कि मान लो कोई टॉपिक है कि अब इमरजेंसी का ही दूसरी बार हम उदाहरण ले लेते हैं या दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर व्यू ऑन एनीथिंग, अगर ऐसा पूछ देते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दिस आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम देयर एंड हेयर। ओके, ठीक है, तो वो तो ठीक है कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हेयर एंड देयर, बट आप दिस आर्टिकल नहीं लिखेंगे, आप सीधा आर्टिकल का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो आप सीधा लिखेंगे आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 18 डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये अगर आप करते हैं तो आप एक सटीक स्टार्ट देंगे और एग्जामिनर को आप पहले बार मोहित कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट्स को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जो आपको लगे, जैसे आर्टिकल 360 को अंडरलाइन कर दिया, पार्ट 18 को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो फिर काफ़ी सटीकता रहेगी। उसके बाद जो आती है वो है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी जो है, फिर वहाँ पर आप मेन बॉडी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जैसे लिख रखा है हमने कि ये मेन बॉडी, आप वहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। लेकिन आप समझे कि आपके लिखने के तरीके से वो पता चल जाएगा कि ये मेन बॉडी है, एग्जामिनर को ये पता होता है। वो जो है कोर ऑफ द आंसर होता है, याद रखिए। जो मेन बॉडी है वो कोर ऑफ द आंसर है और उसी पर बेसिकली सारे मार्क्स हैं, और वो बहुत ही केयरफुली ड्राफ्टेड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है सारे एस्पेक्ट्स जो क्वेश्चन के हैं वो एड्रेस होने चाहिए, और वो एक डिसेंट हायरार्की में होना चाहिए। कहने का मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट है वो पहले नहीं हो जाना चाहिए, मोर इंपॉर्टेंट को आप पहली प्रायोरिटी रखेंगे और लेसर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बाद में आप डील करेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण हम आपको क्वेश्चंस में दिखाएंगे बाद में, लेकिन आप इस तरह से समझें कि किसी भी क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो मेन एस्पेक्ट होता है कि भाई मेन पॉइंट ये है, ठीक। दूसरा होता है पेरीफेरी एस्पेक्ट्स। अब पेरीफेरी एस्पेक्ट्स को आप अदर फैक्टर्स भी कह सकते हैं, उसको आप ग्रामेटिक तौर पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से कर सकते हैं बिना उसको डिफाइन किए हुए। जबकि मेन एस्पेक्ट को आप बाकायदा जो है पहले आप एक छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, उसको कवर अप करेंगे 2 से 3 वर्ड का, और फिर उसको जो है 2 से 3 लाइन में आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इमरजेंसी की बात चल रही थी, तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि पहला है आपका आर्टिकल 360 या 352 पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला है इंटरनल इमरजेंसी, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 352, ठीक है। ऐसा आपने लिखा तो एग्जामिनर को पता चल गया कि ठीक है। उसके ऊपर आपने 3 पॉइंट लिख दिए। कुछ लोग डायरेक्टली पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ लोग बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपने 3 पॉइंट लिखने तो तीनों बुलेट पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और वो ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स आपको स्कोर करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अदर एस्पेक्ट्स को भी इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आप 1, 2, 3 इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। आप मैक्सिमाइज करेंगे अपने स्पेस का यूटिलाइजेशन। अगर कोई साइड एस्पेक्ट्स है, अगर यहाँ जगह बच रही है, तो हम उसको साइड में इस तरह से बॉक्स बना करके आप डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी वो फिगर एंड फैक्ट्स होते हैं कि कुछ फिगर्स हैं कहीं से उठा लिया, ठीक है। मान लो कभी कभी इंडिया का मतलब हम लोग मैप दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम उसको डिनोट कर देते हैं। कभी कभी कुछ और भी होते हैं, जैसे कि मान ली डाटा हो गया, NSSO के डाटा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के डाटा हो सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, IMF की रिपोर्ट हो सकती है। इस तरह का आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है।
कोई ड्राइंग्स भी हो सकती है यहाँ पे कि इंडिया का ड्राइंग है, मतलब कोई चार्ट भी हो सकता है। जैसे कि पाई चार्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता के दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मान लो जीएसटी की बात चल पड़ी इंडिया में, तो हम ये बता सकते हैं सारी बातें करते हुए एक साइड में कि जब इंडिया में जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो स्टार्ट हुई थी इंडिया में जब कलेक्शन का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपीज़ का था, लेकिन 0.8 मतलब 80,000 करोड़ रुपए ही अ, आपका पहले कलेक्ट हो पाया स्टार्टिंग में। लेकिन आज के डेट में वो डबल हो चुका है, 1.6 लाख करोड़ जो है पर मंथ के कलेक्शंस हैं जीएसटी के, ठीक है। और आप उसको बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। पहला आप यहाँ पर डालेंगे, इसको हम लोग बार चार्ट बोलते हैं, ठीक है, कि ये जंप है, ठीक है। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, पहले यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये 2017 का है, ठीक है। यहाँ पर आप डिनोट कर देंगे 2024, ठीक है, ठीक। तो यहाँ टाइम हो गया, ठीक। और यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे मंथली कलेक्शन, ठीक है। और इस साइड में आप करेंगे रेवेन्यू, ठीक। और आप उसको रुपी से डिनोट करेंगे। इस तरह से जब आप बनाएंगे किसी चीज़ को तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। और एक बात, सोर्स वो आप ज़रूर मेंशन आउट करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका सोर्स जैसे कहाँ से लिया जाए, तो इसका सोर्स आप आराम से, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप याद डालिएगा कि इसका सोर्स कहाँ हो सकता है। अगर दिमाग पे थोड़ा जोर डालिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है अक्सर ऐसी बातें करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे आप ईयर ज़रूर मेंशन करिएगा, 2024 आप कर सकते हैं, ठीक है, 25 भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आपने लिखा तो एग्ज़ामिनर के मन में एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बैठेगा आपके लिए कि बंदे को सच में आता है, ही नोज फिगर फैक्ट्स एंड हाउ टू एलोबरेट एनीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर। फिर बात आती है अदर एस्पेक्ट्स की, जैसा आपको बताया वो आप लास्ट में करेंगे, ठीक है। उसको आप एक गोला बना सकते हैं या कोई डायोग्रामेटिक फॉर्म बना सकते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने इसको लिख दिया अदर फैक्टर, एकदम लिख दे दें आप, ठीक है। और आपने इसको गोला बना करके आराम से सब जगह इसको आप एलोबरेट नहीं करेंगे, ठीक है। अदर फैक्टर्स को आप एलोबरेट नहीं करेंगे। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, आप जो है इसको यहाँ एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ दे दिया, तीसरा ऐसे दिया, चौथा ऐसे दिया, पांचवा ऐसे दिया। अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशंस के, वो आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग बहुत ही अच्छा और भी तरीका अपनाते हैं, वो आप देखेंगे कई सारे टॉपर्स की कॉपी से गो थ्रू होने के बाद, और फिर आप पाएंगे कि आप उसमें अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग कंटेंट में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग एवरेज होते हैं, दोनों का मिक्स होते हैं। आप अपने आप को देखेंगे कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। स्ट्रांग पॉइंट को आप अच्छे से एम्बोल्डन करेंगे और वीक पॉइंट्स को ओवरकम करेंगे, ठीक है, ताकि आप एक परफेक्ट जो है अपना बना सके तरीका और आगे बढ़ सकें, ठीक है। कुछ लोग एम्बेलिशमेंट का भी एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ। जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद तो ये तो डायमेंशंस की बात हो गई कि जो शॉर्ट हेडिंग्स की बात करी और मैंने दिखाया है कि मान लीजिए इमरजेंसी के बारे में ऐसे लिखना है। फिर बात आती है फैक्ट्स एंड फिगर्स की। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो आंसर है, आपने कुछ भी लिखा, अगर मान लीजिए आपने कोई भी बात कही तो ऐसे वेग नहीं होना चाहिए, वो सब्सटेंशिएटेड होना चाहिए, ठीक है। किससे? फैक्ट्स एंड फिगर्स से। और वो सपोर्टेड होना चाहिए डाटा से, अलॉन्ग विथ सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा जरूर मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिखाया आपको कि ये चीज़ है कि मंथली कलेक्शन इतना से इतना बढ़ गया है जीएसटी का 2017 से 2024 में, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से दिखाएंगे और वो सब्सटेंशिएटेड है, फैक्ट है, सोर्स है, हर चीज़ है,
तो वो एक बात बनती है, वरना ऐसे जो है आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको देखें, ठीक है। और जो मैंने लास्ट में बोली वो है एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट क्या है? सजावट। वो आपको एक ब्राउनी पॉइंट्स देगा आपके पेपर में, ठीक है। उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर लीजिए जो आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट है, किसी तरह की ड्राइंग या मैप है। फॉर एग्जांपल कई बार मैंने देखा है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में लोग डायग्राम्स का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए स्तूपा पर आ गया तो बहुत ही सुंदरता पूर्वक वो जो है आपको एकदम स्तूप बना के दिखाएंगे, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होगा, तोरण होते हैं, तोरण द्वार का बहुत ही अच्छे से वो दिखाते हैं। ऐसा लगेगा कि सांची स्तूपा आपके एकदम जस्ट सामने आ गया है, ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि इसमें हर्मिका है, यहाँ छतरी है, वो अंडा है, और हर पार्ट को वो जो है बहुत ही अच्छे से डिनोट करके बताते हैं। इससे जो है एक ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाता है उसके ऊपर कि इस बंदे को मतलब सच में बहुत ऐसा लग रहा है कि आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसकी किताब ना पढ़ करके। मतलब ये हो जाता है कि उसका कोई नोट्स पढ़ रहे हैं आप एनसीईआरटी के। तो इस तरह से आप जो है मतलब एक ब्राउनी पॉइंट्स ले लेते हैं दूसरे ऊपर से, वो जो है एकदम उसको मतलब जो खाली स्पेस का वो बहुत सही इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और बार बार जो है उसको इस तरह से दिखाते हैं अपने तरीके को कि चीज़ें एकदम सही हो जाती है। वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई ये ठीक है, यहाँ पे छतरी है, अंडा, प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है, तोरण द्वार है, ठीक। इस तरह से वो जो है हर चीज़ को डिनोट कर देते हैं एंड इट मेक्स थिंग्स वेरी अट्रैक्टिव। और वहाँ लिख देंगे यहाँ पे नीचे फिगर, हाँ, ठीक। फिगर में जो भी उसका टॉपिक होगा मेंशन आउट कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के फिगर हो सकते हैं, ठीक। यहाँ जैसे ये स्तूपा है, ठीक, तो यहाँ मैंने स्तूपा लिख दिया। आप कैपिटल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है एक आंसर में वो है वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो ये एक तरह का सजेशन है, ठीक है, या फिर कंपैरिजन हो सकता है, और उसमें हमेशा एक पॉजिटिव नोशन अटैच होता है, बहुत नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। जो और वो रिलेवेंट होता है किससे? इशू जिससे जो डिस्कस हुआ है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और है और वे फॉरवर्ड हमने कुछ और दे दिया, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा जो है मतलब रिलेवेंट होगा, इन टच होगा, और एक पॉजिटिव नोशन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। और उसमें एक दो आइडियाज़ हो सकते हैं जो एडिशन हो सकते हैं आंसर के, जो आंसर को सप्लीमेंट करें। एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कुछ क्रिएटिव प्लान हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेकुलरिज्म है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म का फैब्रिक जो है बहुत अच्छा है, सारी चीज़ पॉजिटिव आपने लिखी। लेकिन आप उसमें ये भी नोट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते रहते हैं, जैसे दिल्ली राइट्स थे फ्रीक्वेंट में, ठीक है। और जो बढ़ता हुआ कम्युनलिज्म है टीवी पर, वो हमारे इसको थ्रेट है, सो वी कैन कंट्रोल इट। जो मीडिया ट्रायल्स चलते हैं किसी भी चीज़ को, मान लीजिए अभी एक रिसेंट एक फिल्म आई छावा, अब उसको लेकर के भी जिस तरह की बातें चल रही है वो ठीक नहीं है। उसको हिस्ट्री को आप प्रेजेंट में इतना ना खींच के लाएं कि वो एक जो प्रेजेंट कम्युनल फैब्रिक है इंडिया में उसको डिस्टर्ब कर दे। तो आप इस तरह से कुछ रिसेंट एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू अ ब्राउनी पॉइंट, यू नो। और उसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी ले जा सकते हैं कि अगर सेक्युलरिज्म हो अगर फुल फ्लेज वे में, तो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है हमास के साथ वो भी नहीं होगा। कंप्लीटली रिलीजियस लाइन पर है ये फाइट, तो इसको एकदम किसी और एंगल से देखा ही नहीं जा सकता। जो सबसे बड़ा एंगल है, जो कोर एंगल है, वो एक रिलीजियस एंगल है, तो वो भी है। इंडिया का आईमैक जैसा प्रोजेक्ट रुक गया है उसके चलते। तो आप जो है उसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा बहुत ज़्यादा वे फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए। दो से 3 जो है ना वे फॉरवर्ड, इससे ज़्यादा वे फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आप एकदम वहाँ पे मेंशन करिएगा वे फॉरवर्ड को। वे फॉरवर्ड ऐसा नहीं कंक्लूजन की तरह नहीं है और इसके जैसा इंट्रोडक्शन की तरह वहाँ मेंशन नहीं करेंगे, आप बाकायदा यहाँ लिखेंगे इस तरह से वे फॉरवर्ड, ठीक है।
वे फॉरवर्ड लिख करके पहला वे फॉरवर्ड दे सकते हैं आप इस तरह से, दूसरा आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस तरह से भी कर देते हैं कि पहला वे फॉरवर्ड ये ऐसे है, कुछ लोग अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ लोग इनबॉक्स कर देते हैं, और कुछ लोग इस तरह से कर। एक और क्रिएटिविटी का तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूजन के नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, वे फॉरवर्ड इस तरह से लाएंगे डायमेंशन में, और इस तरह से पहला दे दिया डायमेंशन, दूसरा दे दिया और तीसरा दे दिया। मतलब डायमेंशन के लिए लाइन छोड़ रहा हूँ, आप ऐसा लाइन अंडरलाइन नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। एक ये तरीका होता है। कुछ लोग इस तरह का भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिख दिया वे फॉरवर्ड इन मिडिल ऑफ द पेपर एंड दे जस्ट जॉट इट लाइक दिस, इधर से कर दिया, आराम से ये एंगल बना देते हैं, ठीक। तो आप जो है इन सब में से किसी भी फॉर्मेट का जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, आपका टैलेंट और क्रिएटिविटी को बेस्ट तरीके से दर्शाए, उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आता है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में आप ये नहीं लिखिएगा कहीं पे कंक्लूज़न पता चल जाना चाहिए कि कंक्लूज़न है। और जो टॉपर्स की कॉपी में अभी एवेलुएट करके दिखाऊंगा अभी आपके सामने, आप समझ पाएंगे उससे कि कंक्लूज़न का क्या रोल होता है। बिना कंक्लूज़न के उनके कॉपी ही एंड नहीं होती यूजुअली कुछ एक्सेप्शंस तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ टाइम का क्राइसिस भी होता है। एक लिमिटेड टाइम में आपको एक्सेल करके दिखाना पड़ता है। टाइम होता है 180 मिनट, 3 आवर, ठीक है। और क्वेश्चन होते हैं 20, आप हमेशा याद रखिएगा। और उसमें भी 2 वैरायटी क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग फॉर्मेट और एक शॉर्ट फॉर्मेट। तो काफ़ी डायनामिक होने की आवश्यकता पड़ती है आदमी को। तो आप जो है उस पर्सपेक्टिव को हमेशा लेकर के चलेंगे तो ठीक है। और जो कंक्लूज़न है वो एक्चुअली उसका साइज है डिपेंड ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का है तो आप 2 से 3 लाइन में उसको एंड कर दीजिए, और 15 मार्क्स का तो 3 से 5 में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिखेगा, ठीक है। कंक्लूज़न ऐसा ना हो कि आपने मेन बॉडी पर ही भारी कर दिया उसको, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट मस्ट ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव टोन। कभी भी कंक्लूज़न नेगेटिविटी से ख़त्म नहीं करते हैं कि यार बहुत ख़राब है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, सब कुछ अंत ही हो गया दुनिया का, ऐसा नहीं। हमेशा एक पॉजिटिव टोन होना चाहिए। पॉजिटिविटी जो है एक बेसिक एटीट्यूड होना चाहिए, जो एथिक्स में कहा जाता है ना, एटीट्यूड। एथिक्स में एटीट्यूड जो होता है ना, एटीट्यूड, तो जो एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको दुनिया से अलग करता है और एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनाता है। आप याद रखिए इस बात को, इस फीचर को आप कभी मत आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ये तो थी इन सब की बात जो हमने करी कि हाउ टू राइट ए गुड आंसर। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब भाई गुड आंसर हमने तो कह दिया ये एक आइडियलिस्टिक वे में कि सर ऐसे ऐसी बातें हमने कर दी, ये सब होना चाहिए। आप कहिएगा कि मतलब कि कैसे भाई गुड आंसर लिखा जाए, तो इसका मैं उदाहरण आपको टॉपर्स की कॉपी से दे सकता हूँ जो नीचे हैं, ठीक है। और वो आपके सामने है। तो एक जो हमने उठाया है आदित्य श्रीवास्तव सर का, और दूसरा भी एक टॉपर का ही उठाया जो ऑल इंडिया रैंक 2 थे। तो इन दोनों की कॉपी आप दोनों देख सकते हैं। ये ऑल इंडिया रैंक 2 की फ़ोटो है सेम ईयर में, और ये ऑल इंडिया रैंक 1 की है। तो मैं आपको जो है ये दिखाऊंगा कि दोनों की कॉपी कैसी लगती है, क्या उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ बेंचमार्क है जो वो अक्सर फॉलो करते हैं, और हमेशा जो है वो देते रहते हैं कि मतलब किस तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, कि हमें वो विज़न देते रहते हैं। उनकी कॉपी देख कर के हम वो विज़न ले सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस। तो क्या है, हिस्टोरिकल पहला और आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, काफ़ी फेमस है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है ये, ठीक। आप इसको जानिएगा, ये भारत के सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल सिंबल्स में है। और डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब देखिए 2 पार्ट है। पहला तो एक अकाउंट मांग रहा है हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस का सांची स्तूपा से, और दूसरा कहता है कि कैसे इसने फ्यूचर के आर्किटेक्चर को भारत में इंस्पायर किया। तो आप देखिए जो मैंने कहा था 2 टॉपर की कॉपी है। पहले एक ब्रीफ व्यू देता हूँ कि दोनों किस तरह से आगे बढ़ते हैं, जो मैंने कहा वो बातें यहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं कि नहीं। तो आप पहले देखिएगा कि यहाँ पर भी एक
इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर भी एक इंट्रोडक्शन है। फिर जो मेन बॉडी की डिमांड होती है, कोई मेन बॉडी नहीं लिख रहा है, सीधा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो पहला बात बोला है उस पर वो कूद जाते हैं यहाँ पे, और पॉइंट वाइज में उसका जवाब देते हैं, ठीक है। और सेकंड में फिर देखिएगा कि आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस पर आ जाते हैं, जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये हुआ, मैं आपको बढ़िया से दिखाता हूँ कि ये हुआ इंट्रो, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेन बॉडी, ठीक। मेन बॉडी को ये पॉइंट वाइज 3 पॉइंट्स में किया है, क्योंकि आप देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट्स में उसको एड्रेस किया है, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो डायमेंशन उन्होंने डिमांड किया आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, वो भी लिखा, और फिर उसको भी जो है यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स में ख़त्म किया है। ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, आप देखिए जो मैंने कहा ना, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, टू द पॉइंट। जो बात है उसको मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम कन्वेंस होना चाहिए, कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात ही रखी जा सके, और वही फैक्ट एंड फिगर के साथ। वो सब्सिएंटिएट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसको पूरा हम अनफोल्ड करेंगे इस पेपर को, और ऐसे कई सारे पेपर को अभी आपके सामने अनफोल्ड करूंगा बारी बारी, ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि जो हमने कहा है वो कहीं हवा में तीर नहीं मारा है, कोई मिथिकल नोशन नहीं है, ये एक सॉलिड ग्राउंड पे बेस्ड बातें हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट था कि इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चर, उसको भी एड्रेस किया गया है 4 लाइन में। एंड देन दे हैव, इतने छोटे में भी इतने डायमेंशन के बाद भी देखो कंक्लूड करना नहीं भूलें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक। आप इस बात को समझेंगे, ठीक। सेकंड इधर भी आप यही है कि फिर सांची स्तूप में भी वही है कि यहाँ पर भी वही होता है कि आप जो है फिर दूसरे सर ने भी एकदम, अनिमेश प्रधान जी का ये कॉपी है, मैं बता दूँ आपको, ऑल इंडिया रैंक 2, और इधर आदित्य श्रीवास्तव जो मैंने बता ही दिया, तो उनका भी देखिए, पहले वो डिफाइन करते हैं 4 लाइन में, 4 से थोड़ा ज़्यादा है, पहला बंदा अगर आप लाइन के हिसाब से देखें तो 3 ही लाइन है, वो 4 में चला गया है। और फिर उसके बाद इधर वही, और फिर सीधा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पे कूदते हैं। फिर उसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को, रॉयल पैटर्न, एंड फिर उसके बाद जो है कि किस तरह से राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्न जो जो इंस्पायर होते हैं उस बात पे रखते हैं, ठीक है। फिर सेकंड वो भी जाते हैं, जो सेकंड पार्ट डायमेंशन है वो आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस पूछते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं। जो मैंने कहा कि किसी बात को आप जो है यहाँ पर एनबोल्डन करके बंद कर दीजिएगा, इनबॉक्सन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए हर कोई यही कर रहा है। आप इस बात को देखेंगे कि ये कोई भी जो है उसको मतलब इनबॉक्स जरूर करते हैं वो चीज़ को, ताकि वो इवेलुएटर की आंख में गड़े कि हाँ इस बंदे ने कुछ अलग लिखा है, और उसको वो उस पर 2-3 लाइन लिख रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए कि फिर ये भी जो मैंने तरीका बताया कि इनका तरीका इस तरह से था, इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चर, और इन्होंने सीधा लिख दिया इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर, लेकिन इसका तरीका अलग है। देखिए एक सीधा फॉर्मेट में एक क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है। अब फिर कंक्लूड करना ये भी नहीं भूले, भले 2-3 लाइन में ही करा है, लेकिन 2 लाइन में करा जरूर है कंक्लूड, तो आप समझिए इस बात को। और जो मैंने बात बोली थी एम्बेलिशमेंट का, सर ने भी यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो भी उनकी, देखिए ड्राइंग तो सबकी अलग अलग होती है, हर कोई तो आर्टिस्ट हो नहीं सकता, तो हर कोई राजा रवि वर्मा नहीं हो सकता, तो मतलब ठीक है, उन्होंने जितनी भी उनकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से देखिए उन्होंने मैंने कहा था ना कि उसको इनबॉक्सिंग करते हैं, इनबॉक्स किया है, प्रदक्षिणा पथ को दिखाया, मेडी को दिखाया, अंडा को दिखाया है, हर्मिका को दिखाया है, छत्ता को दिखाया है, तो इस तरह से वो सब चीज़ को डिनोट किया है। और आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ अच्छे से कि ये जो है इस तरह से वो बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं। और वो आपको एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, मैं इसको सही कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो वो थोड़ा सा जंप आउट हो गया था, एक सेकंड, थोड़ा सा, हाँ वो जंप आउट हो गया था पेपर थोड़ा सा। तो एक, हाँ ये रहा, तो जंप आउट होकर वो ऊपर चला गया था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन होता है कभी कभी। तो ये जो है फिर उसमें ड्राइंग आर्किटेक्चर को दिखाया, जैसे सांची स्तूपा को दिखाया उन्होंने,
और इन्होंने भी दिखाया कि सांची स्तूपा कहाँ है भारत में। देखिए अब ये भी लोग दिखा सकते हैं कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने कंप्लीट ड्राइंग करी उसकी, जो मैंने जैसे अब दिखाया था कि इस तरह से करते हैं लोग, और वो एकदम परफेक्ट तरीका है, ठीक है। ये है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में ऐसा कर रहे हैं, पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, आप जीएस पेपर 2 में चले जाएं, जो कि पहले जंप होकर आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें जानबूझ के एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया है आपके लिए, ठीक है, कि आप देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। कि जैसे क्वेश्चन क्या है कि द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट इन फर्दरिंग द हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस एम्ड एट इंस्पायरिंग स्टेक होल्डर्स टू इनोवेट एंड आर्गूमेंट इफेक्टिवनेस। अब इस पर कमेंट मांगा है 250 वर्ड का, ठीक है। तो बेसिकली ये रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन की बात चल रही है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका जो है सिग्निफिकेंट मांगा है कि हेल्दी कंपटीशन को कैसे बढ़ाता है भारत में सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, और इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिवनेस को कैसे आर्गूमेंट करता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने वही इस्तेमाल किया है कि पहले डिफाइन किया, क्योंकि आपको मैंने बोला ना कि जैसा मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से डेफिनेशन, अब डेफिनेशन का साइज़ देखिए बड़ा हो गया है, ठीक है। फिर वो सीधा जंप आ गए कि जो मांगा है डिमांड ऑफ क्वेश्चन उसको बुलसाई को हिट किया, फिर कि रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन, ठीक है। फिर उसको पॉइंट वाइज में इन्होंने एकदम आर्टिस्टिकली, जिसको बोलते हैं क्रिएटिवनेस के साथ जो है फ्लो चार्ट बना करके दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। और क्रिएट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ और उसको एकदम बुलेट फॉर्म में एड्रेस किया है, ठीक है। और फिर जो है उसके साथ फैक्ट भी दिया कि कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में आया है, ठीक है। एम्पावर सीसीआई टू टेक रोबस्ट स्टेप्स टू मेक इंस्पायरिंग पॉलिसीज टू आर्गूमेंट इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस। देखिए अब कितने अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक। फिर बुलेट पॉइंट्स पर आ गए कि पहले स्ट्रीमलाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन, क्या उसका फ़ायदा है कि स्ट्रीमलाइन करना है रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, चेंजेस इन पेनल्टी स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है कि एक्सट्रैक्टिंग पेनल्टी बेस्ड ऑन डील अमाउंट, कि पेनल्टी हम कितने किस पे लेंगे, डील अमाउंट पे, इंस्टेंट ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, पूरे रेवेन्यू पे नहीं लेंगे, डील अमाउंट पे लेंगे। मतलब कितने सुंदरता से दर्शाया है कि डील अमाउंट को उन्होंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है फिर वो आराम से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर जो है वो एक सेकेंड, पेनाल्टी स्ट्रक्चर, फिर रजिस्ट्रेशन है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर जो सेकंड इशू है उसको एड्रेस करते हैं सीसीआई का, कि इशूज़ विद सीसीआई दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अब देखिए उसके नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को भी, क्योंकि कमेंट बोला है तो कमेंट जो है दोनों एस्पेक्ट को दिखाता है, तो दोनों एस्पेक्ट को वो ले जाते हैं, ठीक ना। और फिर उसको फिर से वो अपने तरीके से पॉइंट वाइज एड्रेस करते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन है, लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनलिज्म है। होता क्या है इसमें कि जो टीचर है वो पूरा पढ़ने के बजाय इसी को पढ़ करके वो आगे बढ़ता है, एक दो लाइन देखता है, फिर समझ जाता है कि नहीं नहीं ये तो बंदा सही लिख रहा है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला है कि जैसे ही वर्ड पावर बढ़ा तो इनको मौका मिला, उन्होंने वे फॉरवर्ड जरूर लिखा, ठीक है, कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन द बॉडी ये होना चाहिए, मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ वेरियस सेक्शंस होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जैसे मान लीजिए सिविल सोसाइटी के लोग भी होने चाहिए, इस तरह का हो सकता है। लेकिन उन्होंने इतने पर बात ख़त्म कर दी, हाँ, पीरियडिकल रिव्यू एंड ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए विथ एमएनसीज, ठीक है। तो और उसके बाद उसको कंक्लूड कर दिया 3 लाइन में कि हेंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सीसीआई एंश्योर एगैलिटेरियन ऑर्डर इन द इकोनॉमी एज एनविसेज्ड विद SDG 8। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी इन्होंने लाया है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो आप देखिए इधर तो इनका सर का था, अब देखिए आदित्य श्रीवास्तव सर का भी, प्रधान सर का आपने देखा, अब आप श्रीवास्तव सर का देखिए। अब इन्होंने भी उसी तरह का फॉर्मेट को बरकरार रखा है। पहला इन्होंने डिफाइन किया, ठीक ना, फिर सीधा एकदम बॉडी पर आ गए कि रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अब देखिए फर्दरिंग हेल्दी कंपटीशन, पहला उसको डिफाइन किया है 4 पॉइंट्स में, एग्जांपल्स भी दिए हैं, हाँ, जैसे फाइन ऑन अमेजन फॉर ओन प्रोडक्शन एंड सेलिंग, देखिए कितनी अच्छी बात है, हाँ। तो कस्टमर इज किंग एग्जांपल दिया है, फाइन मैगी किया है फॉर अनएथिकल यूज MSG का,
अब आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि सारी चीज़ एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल जो चल रहे हैं करंट यूज़ में उसको फिर इधर दिया है, प्रमोटिंग इनोवेशन है, जियो लैपटॉप्स एग्जांपल दिया है। हाँ, फिर उसके नीचे जा रहे हैं, हर जगह पर जो है ना एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हर पॉइंट को उन्होंने सब्सटेंशिएट किया है और एकदम सही चीज़ों से किया है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ उठा के दे दिया, कोई भी एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने चैलेंजेस को दर्शाया है, कितनी क्रिएटिव वे में कर है। देखिए आपको कॉपी देख के लगेगा कि कोई क्रिएटिव बंदा है। लैक ऑफ टूथ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज, कि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज नहीं है इनके पास, कानून तो बनाने की ताकत है। हाँ, नो एक्सपर्ट इन लॉ एंड फाइनेंस एग्जांपल दिया है इन्होंने, ठीक है। लैक ऑफ सेपरेट कैडर ऑफ ऑफिसर, ज़्यादा एक ही आदमी को सारा काम मिल गया है। अब कोई किसी को लॉ का एक्सपर्ट हो चाहिए होता है, किसी को फाइनेंस का चाहिए होता है, वो मिसिंग है, उन्होंने दे रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये एक करेक्ट तरीका है। फिर उन्होंने देखो जैसा मैंने कहा था वे अहेड, जो वे फॉरवर्ड है उन्होंने कितने अच्छे से दर्शाया है। यहाँ का वे फॉरवर्ड देखो आप इस तरह से है, क्रिएटिव जो मैंने बोला, और इनका देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन टूल्स का इस्तेमाल करें, वो हर कॉपी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो टॉपर्स की कॉपी होगी उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी और दूसरा डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी की होगी, यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर का होगा, कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते ही है, वो हर टॉपर की कॉपी में मिलेगी। और जो डाइवर्स होगा वो तरीका दर्शाने का, लेकिन सामान एक ही रहेगा, वो तरसा बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो ये था, ये मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये है, ये आपका ये ख़त्म होता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी देखिए 3 लाइन में इन्होंने भी कंक्लूड किया है। यहाँ तो मैंने दिखाई दिया निमेश जी का ये वाला आपको करके, ठीक है। तो आप मोटे मोटे चीज़ों में समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने पहले GS1 से स्टार्ट किया था। अब हम GS3 पर आते हैं। फिर जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के अलग अलग आयाम क्या है, ठीक है, हिंदी में इसे ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दिस डैम। अब भारत का स्टेटस जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में इन डायमेंशंस के हित में क्या है, इन डायमेंशंस की तरफ से क्या है। अब देखिए फिर यानीवेश प्रधान जी का कॉपी ये वाला हो गया राइट साइड, और ये फिर आदित्य श्रीवास्तव जी की कॉपी ली ऑल इंडिया रैंक 1-2 की, ठीक है। और फिर आप देखिएगा फिर वही करते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड देन उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे इन्होंने फूड एसेसिबिलिटी, फूड अवेबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, जो कंपोनेंट्स है उसको देखिए कितने डायमेग्नेटिक तरीके से दूसरों ने उन्होंने भी ये कहा कि डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। फिर उन्होंने बताया एसेसेबल फूड, अफोर्डेबल फूड, लाइट टू फूड, अच्छा लाइट टू फूड है, ठीक है, लेस फूड इन्फ्लेशन है, स्ट्रैटेजिक बफर स्टॉक्स है। इस तरह से इन्होंने फिर इसको दर्शाने की कोशिश करी। फिर NFSA 2013 का जो रिपोर्ट है उसके बारे में तो राइट टू फूड है। वीट राइस एट 1 रुपये 2 रुपये पर केजी है, जैसे वीट का 1 रुपये है और राइस का 2 रुपये पर केजी है, ठीक है। और 35 केजी सीरियल्स टू अंत्योदय का जो परिवारों को मिलता है पर मंथ, वो भी दर्शाया है। तो आप देखिए कि इन्होंने फिर से उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए और फिर सारे डायमेंशंस को ये खोलेंगे। और देखिए फिर क्रिएटिविटी का इस्तेमाल है। फिर अनिमेश प्रधान जी ने थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाया है कि पॉजिटिव क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है फूड एसेसिबिलिटी में, फूड अफोर्डेबिलिटी में क्या है। जो डायमेंशंस यहाँ लिखे थे उसी को ये यहाँ पर अनफोल्ड कर रहे हैं विद डाटा एंड फैक्ट्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब जैसे फूड अवेलेबिलिटी पे लिखा कि विद एडुकेट प्रोडक्शन ऑफ फूड 78% ऑफ राइस एंड ग्रेन इन इंडिया, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है, भारत सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, राइस का। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट वेजिटेबल का प्रोडक्शन है। 24% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन भारत में होता है। ये सारी चीज़ें उनको याद है। देखो आप कहाँ से डाटा लाने में इतना छटपटाते हो, उस व्यक्ति ने सारी डाटा पहले से मगअप कर रखी है। इसीलिए आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए हर टॉपिक पे, कहीं से भी आ जाए डाटा तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, कहीं से भी कहीं पर भी, अगर रिलेटिविटी फिट बैठती है तो। इसमें आपके जो है ना फिस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना मुट्ठी, वो आपका एकदम मजबूत होना चाहिए कि आपको सारे डाटा, पॉइंट, फिगर, फैक्ट्स
एकदम याद होने चाहिए, टिप ऑफ टंग होना चाहिए, और आप इसको क्रिएटिविटी के थ्रू दर्शाएं। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल है, देखिए। और फिर वहाँ पे वे फॉरवर्ड, अब फिर अंत में कंक्लूजन। सर को यहाँ कंक्लूजन का मौका नहीं मिल पाया, पेपर ख़त्म हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, आपको पूरे याद होने चाहिए। जैसे SDG 1 का नो हंगर से इन्होंने जोड़ा कि कितने अच्छे से, और ये कंक्लूड किया, एक ही लाइन में कंक्लूड किया, 1 से 2 लाइन में, लेकिन बहुत ही सुंदर कंक्लूड किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। फाइनली हम सोच रहे होंगे कि इन सब पेपरों में इसका इस्तेमाल होता है, एथिक्स में नहीं होगा, नहीं, एथिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो पेपर 4 है आपका, इसमें कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में पूछ रखा है। और फिर उन्होंने, आप देखेंगे, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने एकदम आराम से इसको फिर से वही कि सबसे पहला इन्होंने डिफाइन करते हुए स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जो कॉमन एस्पेक्ट है वो दोनों की कॉपी में मिलेगी आपको। आप देखिए यहाँ पर भी कॉर्पोरेट एथिक्स मिलता है और यहाँ भी मिलता है। पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, एकदम सेम आयाम में। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है ना, कंटेंट तो बदला नहीं जा सकता, फैक्ट नहीं बदला जा सकता। इन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल भी देखिए एक तरह से किया है, और यही चीज़ दिखाता है कि एक टॉपर की कॉपी में जो एक इवेल्युएटर खोज रहा होता है वो मिलता है, ठीक है। अब कितने प्यार से सोशल इश्यूज़ को इन्होंने इनबॉक्स कर दिया है, इन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच को इनबॉक्स किया है, ठीक है। एथिक्स कॉर्पोरेट कल्चर को इनबॉक्स करके उसको फिर डिफाइन किया है, मैक्सिमम ऑफ रेसिप्रोसिटी, हर तरीके से मतलब इस चीज़ को मतलब दिखाने की कोशिश करी है कि सर जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी करंट एग्जांपल के एग्जांपल्स है, जैसे गवर्नेंस ICC बैंक फ्रॉड है, चंदा कोचर, यस बैंक का भी, तो इस तरह के हैं, ठीक है। तो आप जो है मिस्टर कपूर थे इसमें चंदा कोचर इन्वॉल्व थी, और मनी एज एन इन एंड सेल्फ, कितने अच्छे से लिखा है, हर टॉपिक को इन्होंने दर्शाया है, ठीक है। और आप देखेंगे कि फिर बेनिफिट्स, दोनों ने बेनिफिट्स ऑफ दिस फॉर्म, यहाँ पर भी देखिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल है, एक ज़्यादा क्रिएटिव है, एक कम क्रिएटिविटी है। लेकिन देखिए सिर्फ क्रिएटिविटी पर मार्क्स नहीं मिलते, जो मैं आपको बता रहा था, मार्क्स मिलते हैं कंटेंट पे। क्रिएटिविटी होता है उस कंटेंट को दर्शाने का तरीका जो उसमें एक ब्राउनी पॉइंट ऐड कर देता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई 10 नंबर में 5 दे रहा था, तो आपकी क्रिएटिविटी की जगह से 5.5 6 आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। हाफ एंड हाफ मार्क्स होते हैं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के। वे फॉरवर्ड है तो एकदम हाफ मार्क्स आपका बढ़ ही जाएगा। स्ट्रक्चरिंग के 1 मार्क्स होते ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, देखिए। और ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 47 मिनट्स ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हम इसको यहीं अंत करेंगे। लेकिन लास्ट में आपको कुछ कहना चाहता हूँ मैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ये सेशन कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम जारी रखेंगे। सबसे पहले इसके बाद जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज के सेशन के बाद हम जो है इस सेशन को पहला सेशन मान के चलिए आप, इसके बाद दूसरा सेशन होगा, तीसरा सेशन होगा, इस तरह से हर सेशन में एक टॉपिक लेके आऊँगा। जैसे आज हमने डिस्कस किया कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स और एंड हाउ टू राइट ग्रेट आंसर्स, कि मतलब एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाए, यही आज का टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग एक एस्से पर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट एन ग्रेट एस्से। और इसके साथ साथ जैसे हमने टॉपर की कॉपी दिखाई, तो हम 2 टॉपर की कॉपी को कंपेयर भी करेंगे कि दोनों ने क्या क्या लिखा है, और क्यों एक का कॉपी ज़्यादा अच्छा है दूसरे की कॉपी से, क्यों एक को ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए या मिला और दूसरे को कम नंबर मिला, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक, तो एक कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो भाई ये सब तो कुछ यूपीएससी से भी हमने मटेरियल उठा लिया है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है ये, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न उसकी कॉपी लाइन पर है, ठीक है। तीसरा जो हम काम करेंगे इसके बाद वो है, मैं इसके बाद जो है सारे यूपीपीसीएस के पेपर के क्वेश्चन को खुद से मॉडल आंसर फ्रेम करूँगा, उसको डिस्कस करूँगा, उसके सारे आयाम को डिस्कस करेंगे, और वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे आज का ये वाला हम पीडीएफ भी डाल देंगे इसके साथ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, और आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और थ्रू आउट हम लोग जो 108 डेज बचे हैं, इस पे हम लोग अच्छे से लग करके इंश्योर करेंगे कि आप अपने टाइम का
पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करें बहुत ही अच्छे रैंक के साथ। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। तो अगला सेशन ऐसे पर होगा और एक सेशन हम जरूर इस पर बनाएंगे कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मेंस के दौरान, एक वो भी मैंने बनाऊंगा। उसके बाद जो है हम लोग डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं GS 1 2 3 4 ठीक है और ऐसे के बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, हम अपने टॉपिक देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। एक एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिसका मॉडल आंसर आपको बढ़िया से बढ़िया नहीं मिलेगा, वो मेरी प्रॉमिस है आपसे, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। एंड यू विल गेट इट ऑन द साइट, ठीक है। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। सी यू, बाय, टेक केयर।